नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जनता के बीच कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस माहौल में सामने आया है, उससे ये साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बांग्लादेश की उपमा देते हुए, इशारा करते हुए साफ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को लेकर, जातियों को बांटने को लेकर लगातार पीडीए फॉर्मूले से लेकर पीडीएम फॉर्मूले पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों के जरिए उस पर वार पलटवार करने का काम किया है और साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। माना अब यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान राजनीतिक गलियारों में भूचाल लाने वाला है, हलचल लाने वाला है। और अभी तक जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर धर्म की राजनीति को लेकर लगते रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कई दिशाएं और कई मोड़ मुड़ते हुए राजनीतिक गलियारों में नजर आएंगे, जिसके बाद देखना यह दिलचस्प होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ देश की राजनीति में क्या कुछ गुल खिलाता है। तो इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपने सुना होगा, बटेंगे तो कटेंगे। साफ तौर पर बांग्लादेश की उपमा देते हुए, बांग्लादेश की ओर इशारा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा जिस तरह का नैरेटिव पिछले चुनाव में गढ़ा गया है और जिसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हावी नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर भी धर्म की राजनीति को लेकर तमाम तरह के आरोप लगते हुए नजर आते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जातिगत राजनीति को लेकर इशारा करते हुए साफ तौर पर कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। साफ तौर पर हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की रणनीति को लेकर जिस तरह से इससे पहले बैठक भी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस अब कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक मंच से अपना राजनीतिक संदेश जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय में आपका करा दूं। बीजेपी नेता अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल सिंह जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा नेता राकेश अहिर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अविरल मलिक जी, आपसे ही पहला सवाल यहाँ पर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान आया है, इस बयान को कई तरीकों से देखा जा रहा है, क्या संदेश है, क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, इसमें ना हिंदुत्व का जिक्र हुआ है, ना इसमें हिंदू का नाम उनके द्वारा लिया गया है और ना ही कोई धर्म के आधार पर उनके द्वारा बात कही नहीं। लेकिन अविरल मलिक जी, बांग्लादेश में क्या हुआ ये आप बताएंगे? बांग्लादेश का अगर सीएम योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं तो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि बांग्लादेश में किस वजह से। निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए बात कही है और सभी राष्ट्रवादी लोगों को एकजुट होने की बात कही है, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम कहीं से आता ही नहीं है। और जिस प्रकार से सभी राष्ट्रवादी लोग यदि एकजुट होंगे तो
तो राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ये करारा जवाब होगा, करारा तमाचा होगा और मुंहतोड़ जवाब उनके चेहरे पर निश्चित रूप से होगा। तो आपका मतलब है कि राष्ट्र को लेकर ये बयान दिया गया है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र भी किया गया है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में राकेश अय्यर जी क्या कहना है आपका? क्या लगता है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, राष्ट्रभक्त लोगों को एकजुट होने का जो मार्ग दिखाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस विषय को देखा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से यदि सभी राष्ट्रभक्त लोग एकजुट हो जाएंगे तो राष्ट्र विरोधी शक्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी, अपने आप इस देश को। तो आपके कहने का मतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलाकर एक साथ रहें, राष्ट्र एक साथ रहेगा, क्या यही बयान का संदेश है? सभी राष्ट्रभक्त लोग एकजुट हो जाएं, सभी राष्ट्रवादी लोग एकजुट हो जाएं। अच्छा, राकेश अय्यर जी क्या लगता है आपको? ला गए हैं और जो उपचुनाव का 10 सीट है उत्तर प्रदेश में, बम्पर रूप से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जीत होने जा रही। ये इनके पास काम करने का मौका जनता ने दिया था। इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया और नौजवानों को नौकरी नहीं दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ से आ गया? कोई सेंस है आपकी बात का? कोई लॉजिक है? आज शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। डिबेट का मुद्दा क्या है? राकेश अय्यर जी, आप पढ़ लीजिए। सीएम योगी के बयान को लेकर आप क्या कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है? सुरक्षा मुद्दे हैं, आप बोलने दीजिए भाई को। पहले बात अब्दुल मलिक जी, बोलिए, आप सही कह रहे हैं। आप बोले तो मैंने बोला नहीं, सुनने की क्षमता रखे। आपके लो अंधभक्त तो ये भी पीट रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन की युद्ध रोक दिए, बांग्लादेश की चिंता है, और आपके मणिपुर में आग लगी थी उसकी चिंता नहीं है। मणिपुर पे चुप्पी साध लेते हैं। आपके सरकार में नग्न घुमा जा रही बेटियों को, उस पे आप चुप्पी साध रहे हैं, वहां राष्ट्रभक्ति नहीं दिखा रहे हैं। अविरल जी जवाब दीजिएगा। क्या जाए? अरे लेकिन राकेश अय्यर जी, चुप्पी तो आप भी साध लेते हैं ना फिर अयोध्या और कन्नौज पर। मैंने कहा कब हम लोग ने देखिए, आज असल में चर्चा है इस बयान की। इस बयान को मुख्य रूप से चर्चा का बिंदु बनाया गया है। क्या मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में क्या जो है दलित पिछड़े के साथ जो है जो अन्याय होता है, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं? राकेश अय्यर जी, निशाना इधर आप पर है। अगर वो बटेंगे और कटेंगे कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पीडीए का फॉर्मूला है उस पर चोट की जा रही है। क्या लग रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, अगर जाति जनगणना होगी देश में तो क्या यह राष्ट्र कमजोर होगा? मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं बताते? मैं कह रहा हूँ जवाब दें इस बात का। अगर जाति जनगणना हो तो आप दावे के साथ कहिए कि जाति जनगणना कराने से राष्ट्र कमजोर हो रहा है, तो आप बताइए। नहीं, पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, इनकी भी तो बात करिए ना। पठान, मैं कह रहा हूँ वो हिंदुस्तान के नहीं है। क्यों नहीं बात कर रहे? मैं कह रहा हूँ वो हिंदुस्तान के नहीं है। मुस्लिम ओबीसी की क्यों नहीं उनका योगदान भारत में नहीं है। दलित की क्यों नहीं बात कर रहे? उनकी भी मैं कह रहा हूँ उनका योगदान नहीं है। क्या वो भारत के नहीं है, नागरिक नहीं है? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या कारण है? तो 20% वोट एकमुश्त चाहिए। पहले मैं कह रहा हूँ अब्दुल मलिक भाई, आप सब जाति हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। मैं कह रहा हूँ आप मुसलमान इस देश का नहीं है। करिए, मंसूरी की बात करिए, क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मुस्लिम जातियों की बात करिए। चलिए 5 नाम गिना दीजिए, 5 मुस्लिम जातियों के नाम गिना दीजिए। मैं कह रहा हूँ जाति जनगणना होगी तो क्या मुसलमान बाहर होगा? जाति जनगणना में वो नहीं शामिल है। नहीं तो आप बताइए ना, उनकी जातियां नहीं गिनी जाएगी? राजपूत की बात करेंगे, जाट की बात करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब्दुल मलिक भाई, इस देश में बात करो, जाति जनगणना होगी तो आपके पेट में दर्द क्यों है? करो, लेकिन मुस्लिम जातियों का भी तो कभी नाम लो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति जनगणना अगर होने से पिछड़े दलित आदिवासी की अगर संख्या गिनती की जा रही है और संख्या के हिसाब से उनको संसाधन का बंटवारा होगा तो आपको पेट में दर्द क्यों? अविरल जी जवाब दीजिएगा इसका। दलित और पिछड़ा का साथ लेकर वोट लेने की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उनको जब अधिकार देने की बात आती है तब आपको पेट में दर्द क्यों होने लगता है? की बता दीजिए। सुनिए, भटियारा, शाह, फकीर ये मुस्लिम जनरल में आते हैं, मुस्लिम ओबीसी में आते हैं। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम दलित मलिक जी, आप मुसलमान के प्रवक्ता बैठे हैं क्या? फिर
चलिए आती हूँ, मैं मुद्दे पर आती हूँ, राहुल सिंह जी हमारे साथ। नहीं अवरेज जी गिनती हर जाति और हर धर्म की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। राहुल सिंह जी बयान जिस तरह का आया है और उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जिस तरह की बातचीत चल रही थी, जाहिर सी बात है कि एक तरफ चुनाव तो है ही, लेकिन ये जो बयान जिस तरह का आया है, जाहिर सी बात है कि पीडीए पर चोट देने की बात की जा रही है, सवाल उठा रहा है राजनीतिक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसको एक कदम आगे बढ़ाने की बात की गई है। क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ बीजेपी को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है मैडम। योगी जी यहाँ पे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है उसमें 2 हिंदू मंत्री हैं, आप उनको बचाने की बात करेंगे? नहीं तो राहुल सिंह जी, आपने भी देखा है कि आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था? आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि हमें सबकी चिंता है मैडम। नहीं, सबकी चिंता है तो फिर आपका बयान उस तरह से क्यों नहीं आता? मैं बिल्कुल, किसका बयान नहीं आया? बिल्कुल आया है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज को बचाया जाए। जनपद वालों का बयान नहीं आ रहा है। अविरल जी आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं, जनपद वालों का बयान कहाँ आया? सच बताइए ना। कैसे नहीं आया? सबका बयान आया है। क्यों नहीं बचाया? जनपद वालों का नहीं आया। हम कह रहे हैं कि जनपद वाले बयान के आप ठेकेदार हो गए, बांग्लादेश के हिंदुओं के आप ठेकेदार हो गए। नहीं, जनपद वाले वोट मांगने आ जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? हिंदुओं के विषय पर नहीं बोलते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? ये हम पूछ रहे हैं। आपको नहीं आती है? बांग्लादेश के हिंदुओं के ठेकेदार हो गए। आपको भी तो आनी चाहिए। वहाँ पे 300 लोगों की मृत्यु हुई, वहाँ आंदोलन में 300 लोगों की मृत्यु हुई। हिंदुओं पे भी जो अटैक हुए हैं, उनके घरों पे, उनके धर्म केंद्रों पे। हम कह रहे हैं कि कौन से सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं? अग्रल जी आप हिंदू मरता रहे तो बढ़िया। अरे हिंदू मरे आदमी है आप। अरे हिंदू मरे तो बढ़िया। आपको शर्म है? बांग्लादेश का कोई मुद्दा उठा के आप यहाँ के लोगों को परेशान करेंगे? नहीं राहुल सिंह जी, आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे ना कि बांग्लादेश वाला किस्सा हिंदुस्तान में भी दोहराया जा सकता है। किसका बयान आया था? सुनिए, आपकी पार्टी के नेता का बयान आया था ना, तो आप वो बयान दे सकते हैं, लेकिन आप डिफेंड नहीं करेंगे। प्रियंका जी मैं बोल लूं? सलमान खुर्शीद का बयान बताइए। दे दूं आपका भी। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? अब ये चुप होंगे तो मैं सलमान बोलूंगा। खुर्शीद का क्या बयान आया था मालूम है? मैं अभी बता रहा हूँ कि मोदी जी, योगी जी और आपके गोधरा के जो एमएलए हैं, अब ये मोदी जी, योगी जी, गोधरा, ये पता नहीं कहाँ से याद आ जाता है। जिसने बच्चे को मार दिया, उसकी माँ का रेप किया, उसके पूरे परिवार को काट दिया। सलमान खुर्शीद पर नहीं बोलोगे वरना पार्टी से निकाल दिए जाओगे। और प्रियंका जी, सलमान खुर्शीद पे नहीं बोलोगे। अब ये प्रियंका जी आप इनको चुप होने बोल दीजिए थोड़ा। नहीं अविरल जी 1 मिनट दीजिएगा जी, जवाब तो दे लूं। हाँ देखिए, जहां तक बात है बांग्लादेश में, आप कह रही हैं कि विपक्ष ने कहा या विपक्ष के कोई नेता ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो हिंदुस्तान में भी आपकी पार्टी के नेता ने, राहुल सिंह जी करेक्ट करिएगा, आपकी पार्टी के नेता ने कहा। मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पार्टी के जो नेता ने जो बोला, ये लोग कर रहे थे जमीन पे। इनके जो पिताजी हैं आरएसएस, जहां से निकल के ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी जी। मुझे आपत्ति है बीजेपी का किस प्रकार का बोल रही है बीच में। ये हिंदू कौन है? पिंकी चौधरी जेल में क्यों है? जाके वहां पे झोपड़पट्टी में मुझे मालूम नहीं है हमारे हिंदुस्तान के भाइयों को। अविरल जी जवाब दीजिएगा आप। क्या तो ये लोग अराजकता फैलाने की कोशिश की है, बांग्लादेश का बहाना उठा के हिंदुस्तान में वैसा सीन क्रिएट करने का। कौन है पिंकी चौधरी बताइए? इनकी एमपी कंगना रनावत यहाँ पे हिंदुस्तान के लोगों को बयान दे रही थी, बोल रही थी, सजेशन दे रही थी कि तलवार निकाल के रखो, तलवार को पिजाओ, तैयार रहो लड़ने के लिए, आपस में लड़ेंगे। अविरल जी जवाब दीजिएगा आप गृह युद्ध चाहते हैं अपने देश में? आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से नहीं निकाला जब उस पर रेप आरोप लगे। आपने गुरमीत राम के फेवर में आपके साक्षी महाराज, आपको विस्तृत रूप से समझाना पड़ेगा। साक्षी महाराज राम रहीम के केस में जो महिलाएं थी जिन्होंने गवाही दी, उनके बारे में साक्षी महाराज ने क्यों पूछा था कि क्या क्रेडिबिलिटी है इनका? शर्म आता है? हाँ, सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना का क्रेडिबिलिटी दिखता है जिसके लिए मोदी जी प्रचार करते हैं, वोट मांगते हैं। हाँ, ये बुलडोजर देखिए। तो राहुल सिंह जी आप सवाल उठाते हैं बंगाल पर क्या? राहुल सिंह जी आप क्यों चुप हो जाते हैं बंगाल के सवाल पर? क्यों चुप होंगे? हम कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी आपने देखा कि हम फलस्तीन पे चुप रहे, बांग्लादेश पे चुप रहेंगे? कहीं भी चुप नहीं रहेंगे। देखिए, हमारी इंकलाब की पार्टी है, कहीं भी माइनॉरिटीज को सताया जाता है,
तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। इनकी तरह जाके रशिया से गले नहीं मिलते। अच्छा, इसका मतलब कि अगर इंडिया में आप माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं और अगर कोई मेजोरिटी में है तो आप उसकी फिक्र नहीं करते। अवरेज जी जवाब दीजिएगा। इंडिया में ही नहीं, राहुल जी हर जगह की minority नहीं, मतलब माइनॉरिटी की तो आप फिक्र कर रहे हैं लेकिन मेजोरिटी से आपको मतलब नहीं है। अवरेज जी आपका जवाब। आप कैसी बात कर रही है प्रियंका जी? मेजोरिटी रहेंगे सबसे बड़ी समस्या ये है। और लेकिन इस देश में जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 20% लोगों से 80% लोगों को खतरा है। थोड़ा भाषण नहीं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि संविधान के अनुसार जिसको जितना हक मिलना चाहिए वो हक की आप बात करेंगे? क्यों यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी की? आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान में माइनॉरिटी को हक नहीं मिलता? एकदम क्या लगता है आपको? हक पे अटैक करने की कोशिश करते हैं ये बीजेपी वाले। अच्छा, आपने अभी देखा कौन से क्लॉजेस को बदल दिया गया? राहुल सिंह जी मैं बता रहा हूँ कैसे माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ था पहले बताओ। ओबीसी के और SC/ST के सीट को नहीं भरा गया। ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, ये नहीं चाहते हैं कि उन्हें अजीब बात कर रहे हैं। तो इन्होंने 1 लाख स्कूल 10 साल में बंद करवाए हैं। 1 लाख सरकारी स्कूल। आपके टीवी पे मैं लाइव बोल रहा हूं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो मेरे पे केस करके मेरे को अंदर करो। 1 लाख सरकारी स्कूल इन्होंने बंद करवाए हैं। 2014 में जो स्कूल थे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि 1 लाख स्कूल कम है। राहुल सिंह, अभी आप मेजोरिटी और माइनॉरिटी पे बोल रहे थे, फिर आप शिक्षा पर आ गए। शिक्षा की बात तो शिक्षा पे करते हैं ना हम। अवरेज जी आप जवाब दीजिएगा पहले। आप बताइए कि हमारे राहुल जी 1 मिनट दीजिएगा। माइनॉरिटी की आपने बात की, अभी आपने मेजोरिटी की बात नहीं की है। पिछड़ों के लिए और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो फिर SC/ST को लेकर जब अभी आंदोलन किया जा रहा था कि SC/ST में जो गरीब हैं उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए, तो आगे क्यों नहीं आए आप फिर नहीं समझ रही हैं। आप उनको इकोनॉमिकली सशक्त कीजिए। पता नहीं नहीं तो कैसे होंगे सशक्त? कैसे होंगे सशक्त? बोलने का मौका राकेश जी रेवड़ी बात कर जो है राहुल सिंह जी 1 मिनट दीजिएगा। राहुल सिंह जी 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा। अगर आप पिछड़ों की बात करते हैं तो जब पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को आगे लाने की बात आती है फिर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? समझिए, देखिए आप समझिए, बात को समझिए। हम कह रहे हैं कि आरक्षण जो मिला था वो अनटचेबिलिटी और नहीं तो आप अकेले दांड़ते थे। आपके प्रधानमंत्री नहीं तो आपको नहीं लगता कि 5 पीढ़ियों से जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है उनकी स्थिति में सुधार हुआ होगा? नहीं लगता आपको? आप ये बताएं। हम कह रहे हैं कि अगर सुधार हुआ है, यही हमारा मुद्दा है कि सुधार रहना है, हर जगह उनका रिप्रेजेंटेशन रहना है। आप समझिए, अगर किसी पिता को इज्जत मिल गया तो बेटा कोई। अरे तो राहुल सिंह जी अगर किसी की पीढ़ी में 5 पीढ़ियों से ऑफिसर बन रहे हैं तो उनका स्टेटस सुधर चुका, तो आपको नहीं लगता कि वो हक मिलना चाहिए? राकेश अय्यर जी, इसका जो राकेश अय्यर जी, वो प्रियंका जी कोलिजियम सिस्टम क्या है हमें आप बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल सिंह जी, बोलते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ नहीं तो आप साफ बोलिए ना। आप अगर बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बोलिए आप जातिगत राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको गरीब पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है। एक रेपिस्ट पे जो रेप है आपके MP पे, क्यों वापस लिया जा रहा है? क्या हक है आपको वापस लेने का? अरे राहुल सिंह जी भाई मुद्दे से मत भटकिए बार बार। आप मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं गलत बात बोल रहा हूँ। बात में आज मेजोरिटी और माइनॉरिटी की कर रही हूँ। आप बार बार कभी शिक्षा की बात करते, कभी अवरेज जी आप जवाब दीजिएगा। अवरेज जी जवाब दीजिएगा। राहुल सिंह जी वॉल्यूम जरा डाउन कीजिएगा। अवरेज जी जवाब दीजिएगा। राहुल सिंह जी समय दूसरों को भी दीजिए बोलने का। जी देखिए, जहां तक बात है राहुल सिंह जी की, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस पार्टी ने किससे गठबंधन किया जम्मू कश्मीर के भीतर? जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने गठबंधन किया फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से। फारूक अब्दुल्ला का एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। ये आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता चाहते हैं। फारूक क्यों नहीं लड़े? कश्मीर में इलेक्शन लड़ने से क्यों भाग गए? कश्मीर में एक सीट पे लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? 370 के बाद पूरे देश में। अरे ठीक है राहुल जी, अब भाई मुद्दे से मत भटकिए। राहुल जी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप मुद्दे पे बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगी। मैं पूछ रहा हूँ कि स्वामी चिन्मयानंद पे रेप केस था, वो क्यों खारिज किया जा रहा है? स्वामी चिन्मयानंद का मुद्दा है ये डिस्कशन आप एक महिला है प्रियंका जी, आप इनसे कड़ा होकर सवाल कीजिए। देखिए राहुल सिंह जी, मेरा जो मुद्दा है मैं उसी पर बात करूंगी। आप मुझे 10 मुद्दे अलग देंगे तो आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी, समय लिमिटेड है, आपको भी पता है। तो जान रही है कि आपको भी पता है। राकेश अय्यर जी और जो पुलिस वालों ने राकेश अय्यर जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताइए, राहुल सिंह जी का कहना है कि माइनॉरिटीज की फिक्र करते हैं, आपका क्या स्टैंड है? क्या लगता है आपको? देखिए मैं कह रहा हूँ कि भारत संविधान से चलता है और संविधान में हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के लोगों का समता और समानता होनी चाहिए।
सुरक्षा होनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से केवल बस नफरत की बाजार बन रहे हैं। इनके पास कोई चीज है ही नहीं, ये केवल बस वोट लेना है। नहीं, लेकिन राकेश शेठ जी, अगर आप पीडीए की बात करते चले, माना आप पीडीए की बात करते हैं, आप पीडीए के हिमायती हैं, ऐसे में पीडीए में जो अति पिछड़ी जाति है वो भी तो आवाज उठा रहे हैं, तो क्या उनकी आवाज सुनना आपका धर्म नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ अति पिछड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित जाति हो, चाहे आदिवासी जाति, उनकी लड़ाई, उनकी आवाज को उठाने के लिए ही तो समाजवादी की माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। नहीं, उसमें भी जो गरीब तबका है, उसमें भी जो गरीब तबका है, उसके लिए आप आगे कहाँ आए? क्यों नहीं आगे आए हम लोग? नहीं, हम क्यों? लोग तो कह रहे हैं कि पहले मायावती तो साफ तौर पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जो आंदोलन किया गया था उसमें सपा और कांग्रेस का साथ ही नहीं था। क्यों नहीं था? हमारे नेता ने, हमारे पूरे हर संगठन के हर जिले के अधिकारी ने खड़े थे। आप अवरेज जी जवाब दीजिएगा इस पर। मैं कह रहा हूँ कि लेटरल एंट्री क्यों नहीं बंद हो रही है? अब राकेश जी, कॉलेजियम सिस्टम क्यों बंद नहीं हुआ? मैं जवाब दे दूंगा, लेटरल एंट्री का मैं जवाब दे दूंगा, कॉलेजियम का भी जवाब मैं दे दूंगा, सुन लीजिए। आपके पास कोई अब्रेल मलिक जी, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप केवल छतराई करते हैं, छतराई के अलावा एक एक करके राहुल जी 1 मिनट दीजिएगा, आती हूँ आपके पास। लेटरल एंट्री करके पिछड़े दलित के हक के और अधिकार को नहीं, ठीक है, लेटरल एंट्री तो रोकी गई है ना राकेश जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम सरकार आपकी बात सुन रही है। मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी, इनकी मंशा अगर पिछड़े दलित के आदिवासी के साथ अगर साफ होता है तो लेटरल एंट्री लाते ही नहीं क्या? वो लेटरल एंट्री के माध्यम से चलिए नहीं लाते, लेकिन राहुल गांधी सवाल था कि ब्यूटी पेजेंट में दलित और पिछड़े कहाँ हैं? अब बताइए, ब्यूटी पेजेंट में भी आप दलित और पिछड़ों की बात करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ कि पीएमए सरकार चुनती है क्या ब्यूटी पेजेंट? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पीएमओ कार्यालय, लेकिन आप बताइए पिछड़े दलित, आप बताइए कि ये नहीं ये क्रीमिनल है। हम कह रहे हैं कि कितने सशक्त हुए हैं हमारे। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश नहीं, अगर हर जगह रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मतलब आप दिखाइए कितने कुलपति पिछड़े और सशक्त करने की जरूरत है। राहुल सिंह जी कमाल की बात करते हैं आप। ब्यूटी पेजेंट में वर्ल्ड लेवल पे ब्यूटी पेजेंट होगा, वहाँ आप जातिगत ब्यौरा लेकर पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये समझ जाएंगे कि ये मतलब हर चीज की एक स्थिति। ऐसे तो आप बोलेंगे कल को सेना में भी आरक्षण दे दिया जाए, तो सेना में भी आरक्षण होना चाहिए क्या? मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या मैसेज देता है? क्यों नहीं होना? ये मैसेज देता है कि सेना में क्यों होना चाहिए राकेश जी आरक्षण? मैं कह रहा हूँ जब जाति देख के सम्मान दिया जा रहा है, एक दलित को घोड़े पे क्यों नहीं? अवरेज जी जवाब दीजिएगा। अरे राकेश जी, देश की सुरक्षा का मामला है, उनके अपने ट्रेड्स होते हैं, हर जगह ब्यूटी पेजेंट से लेकर सेना में आरक्षण की बात नहीं कर सकते आप। चलिए जरा वॉल्यूम डाउन कीजिएगा, अवरेज जी जवाब दीजिएगा। अवरेज जी आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। राकेश जी, राहुल जी एक एक करके बोलिए, आपकी ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा। सुसाइड कर रहे हैं, नहीं मेरी ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा, एक एक करके। शर्म आती है बीजेपी को? हाँ ठीक है, अवरेज जी जवाब दीजिए। राष्ट्र की इतनी चिंता है तो अग्निवीर जैसी योजना क्यों लाए? वालों को आती है कि नहीं आती? अरे शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए, जो शर्म घोट के पी गए। शर्म कहाँ को आनी चाहिए? अरे रेपिस्टों को बचाने वाले, राम रहीम को पेरोल पे छोड़ने वाले आसाराम के दोस्त, शर्म कीजिए आप लोग। ऐसे लीडर्स को, अगर ऐसे लीडर्स को प्रमोट कीजिएगा। 13 अगस्त को कौन छोड़ा राम रहीम को? पेरोल पे राम रहीम को कौन छोड़ा है? दिखाऊं? साल में 6 महीना पेरोल पे क्यों रखा राम रहीम? आसाराम को क्यों प्रिविलेज दिया गया 1 हफ्ता का आराम करने का? ये सब जवाब जनता पूछ रही है। हाथरस में गुड़िया के लाश को जला देने वाला पुलिस वालों को क्या कार्रवाई किया? ये जनता पूछ रही है। अविरल जी कहियो तो हम भी आपसे जनता ये सवाल पूछ रही है आज की जो दलितों पे अत्याचार करने वाले। चलिए मुद्दे पर वापस आती हूँ। अवरेज जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। कुलदीप सिंह सेंगर ने नहीं बस ठीक है राहुल जी ठीक है आप अगला मुद्दा जब आपके मुताबिक आएगा तब आप इन तमाम मुद्दों पर बात करिएगा। अवरेज जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए असल में क्या है, ये बीजेपी वाले बताएंगे संविधान कैसे महिलाओं को बचाने की बात करते हैं, मुद्दे पर इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मोदी सबसे बड़े प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, सबसे बड़े झूठे नेताओं को। अरे अवरेज जी 1 मिनट मौका तो दीजिए ना, 1 मिनट मौका दीजिए, आपको समय दे रही हूँ मैं। अपने वोटर्स अवरेज जी, राहुल जी और योगी जी बुलेट ट्रेन चलाने। अरे राहुल जी डिबेट में आप राजनीतिक मंच पर नहीं है, मैं दे रही हूँ मौका आपको 1 मिनट। ये दंगाइयों को सीएम और पीएम बना के रखे हुए हैं। अवरेज जी आप 1 मिनट दे। राहुल जी आप फाइनल कमेंट दे दें। 80 करोड़ लोगों को भिखमंगा बना के रखा हुआ है। राहुल जी बोलते हैं कि बोलो। अरे राहुल जी रिलैक्स, राहुल जी रिलैक्स हो जाइए। अभी बयान अभी आप डिबेट में ही है। हाउ कैन बी रिलैक्स? अरे नहीं इतना गुस्सा अगर आपको बंगाल पर कोई दिखाया होता। बचाते हैं। देखिए मैडम 15 अगस्त के पहले 2 दिन पहले आजादी मनाने के लिए राम रहीम को छोड़ा गया। राहुल सिंह जी फाइनल कमेंट दे दीजिए आप।
मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ वो कि आजादी के बताइए, चलिए क्या था वो इंडिपेंडेंस डे के 2 दिन पहले राम रहीम को पैरोल पे क्यों छोड़ा गया 21 दिन के लिए? 20 दिन का आराम करेगा ये रेप? अरे राहुल सिंह जी, राम रहीम के मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं, आप ये तो समझिए किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ये तो मतलब वही बात हो गई कि किसी भी मुद्दे पर आपसे सवाल पूछे जवाब आपको एक ही तैयार रखना है। ठीक है, वॉल्यूम डाउन करिएगा। अविरल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। जी देखिए, असल में ये केवल राम रहीम की यदि बात कर रहे हैं, आसाराम बापू की यदि बात कर रहे हैं, तो इनके नेता कितने नेता आशीर्वाद लिया करते थे वो सबको मालूम है। नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो इन्हें देख लेनी चाहिए जाकर आसाराम बापू के साथ, चाहे राकेश जी हो या राहुल सिंह जी हो। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जाके घोषणा टेकते थे भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी पहले आप समाजवादी पे मत क्लेम करिए, बात करते हैं। समाजवादी पार्टी किसी रेपिस्ट के साथ नहीं खड़ी होती है। परिवारवादी लोग हैं। अगर आप में दम है तो आईटी जो सेल के थे, जो बीएचयू की छात्रा के साथ रेप किए, उसके साथ बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? जाति देख के और अपने पार्टी के देख के आप बुलडोजर रुक जाता है। आपने माफियाओं को बढ़ावा दिया, हमने माफिया आप में बढ़े हैं। मैं कह रहा हूँ चंदौली का माफिया कौन है आपकी पार्टी में? जौनपुर का कौन है? बनारस का कौन है? सुल्तानपुर का कौन है? संगीत सोम कौन है? कौन था? संगीत सोम कौन है हमको बताओ ना। नाम अरे इतनी भी यार अबलर मलिक बेशर्मी मत किया करो, अभी जनता समझा रही है। लेकिन राकेश शहीर जी, ये तमाम नाम आप गिना रहे तो आप अपनी पार्टी के नाम भूल जाते हैं क्या फिर? मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी बताइए ना, मैं कह रहा हूँ आईटी सेल की जो छात्रा के साथ इनके आईटी सेल के रेप किए थे, अभी तक बुलडोजर चला क्या उनके घर पे? अरे राकेश शहीर जी तमाम उस पर आप सवाल पूछते हैं, लेकिन उसके बाद अयोध्या, कन्नौज, बंगाल, सबकी बात आती है, फिर आप सिलेक्टिव ओपिनियन पर आ जाते हैं। अगर आप बात करें तो आप सबकी बात करें ना। कितना बयान आया आपकी पार्टी की तरफ से, कितने लोग मिलने पहुंच गए आपकी पार्टी की तरफ से? क्यों ना मेरे वहाँ के पार्टी के पदाधिकारी गए थे, कैसे आप वहाँ के सांसद गए थे? क्या बात कर रही हैं आप? अयोध्या की बात करें, वहाँ के सांसद गए थे। वाले यूपी सरकार को जनता बताएगी, जनता आपको बताएगी कि एक रेपिस्ट के केस को वापस लेने की सरकार। शर्म आता है? कुलदीप सिंह, राहुल सिंह जी, अविरल मलिक जी, राकेश शहीर जी, ठीक है, मैं मुद्दे पर ही बात करूंगी, ये मुद्दा नहीं है आज मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है, उपचुनाव से पहले राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान जाहिर तौर पर भूचाल ले आया है और इसकी एक तस्दीक आप देख ही चुके हैं। आगे आने वाले समय में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ देश की राजनीति में क्या कुछ हलचल पैदा करता है, ये देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।